कुफर टूटा खुदा खुदा करके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइफ़र केस। किस तरह इमरान खान साहब ने एक नहीं, दो नहीं, तीन मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की। यक्के बाद दीगरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की ना सुनी। बिल आखिर गुज़िश्ता रात एक हतमी काज लिस्ट तरतीब दी गई, जो जारी कर दी गई। उस काज लिस्ट में इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है साइफ़र केस में, जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है फाइनली। और बेंच वही है जो हमने पहले आपको बताया था जो होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच अब 22 नवंबर को इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनकी दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नोटिस जारी कर दिए गए हैं और तवक्को की जा रही है, और एक आप कह सकते हैं कि एक नई रूह फूंक दी गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इवेंचुअली इमरान खान साहब को वो रिलीफ देगी जो उनको कब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल चुका होना चाहिए था। मगर बहुत से लोग बहुत सी राय रखते हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक पर। इमरान खान साहब अब तो खैर बबांगे दोहल उन पर एतराज़ भी उठा रहे हैं, उनकी अहलिया ने उन पर एतराज़ उठाया है। और माजी में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ कंसर्न्स रहे हैं चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक से। और उसके बाद होप उनकी थी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से। और मुझे याद है जब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या समझते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री रही है काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ इमरान खान साहब की। उनके दौर में इमरान खान साहब के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भेजा गया था और महज़राई हमें नज़र आई थी। काजी फ़ाइज़ ईसा ने इमरान खान साहब के एक बतौर वज़ीर-ए-आज़म फ़ंड्स जारी करने पर भी नोटिस लिया था। और साबिक जो चीफ़ जस्टिस से गुलजार अहमद, उन्होंने इमरान खान साहब के केसेस सुनने से इन्हें रोक दिया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। तो एक लॉन्ग टर्म जो है फड्डा इनका चलता रहा है। उस पैराए में मैंने पूछा था कि आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काजी साहब आपको रिलीफ़ देंगे? तो उन्होंने कहा है कि मुझे उनसे इंसाफ की तवक्को है। और हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जब वो इक़्तिदार से बाहर आए तो उन्होंने हमेशा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तारीफ़ ही की है और उन पर तनकीद नहीं की, इज्तनाब किया है। और हो सकता है ये सियासी हिकमत अमली हो या जो भी हो, मगर उन्होंने हमेशा काजी साहब को जो है उनके ख़िलाफ़ अगर कोई सवाल भी उनके सामने आया तो उन्होंने उसको डॉज ही किया है। और काजी फ़ाइज़ ईसा ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब को एक खुफिया पैगाम दिया है, जो मुझे लगता है कि एक पैगाम है। जब उन्होंने एक ऐसे केस के अंदर जिसमें कोई ताल्लुक़ नहीं था 9 मई के साने का, उस 9 मई के साने का ज़िक्र किया है। और बज़ाहिर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इमरान खान को या PTI को ये बावर करा दिया है कि 9 मई के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट का, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का स्टांस है, वही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का स्टांस है। और अगर ये जो लोग ये बात कर रहे हैं उनकी ये बात दुरुस्त है तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होगी। क्योंकि अभी मेरे एक दोस्त आए हुए थे, वो बता रहे थे कि किस तरह अब भी जो विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है 9 मई के वाक़े के बाद, उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो अब भी जारी हैं। कई लोग हैं जो अब भी छुप छुपा कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि उनके फैमिली के कई जो मेंबर्स हैं उनके अकाउंट्स सील कर दिए गए हैं। और उनका ये शुबा है कि शायद आइंदा इंतख़ाबात जो 8 फरवरी को तय पाए हैं उस तक ये सिलसिला जारी रहेगा और एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है अगेंस्ट PTI। और हो सकता है उसमें वो टू सम एक्सटेंट कामयाब भी हों। मगर ये जो कुछ भी हो रहा है इसको आप कानूनी तो नहीं कह सकते, जायज़ नहीं कह सकते। बावजूद इसके चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस साइड। और जो एक कहते हैं ना कि हिस्ट्री की दूसरी साइड पर वो आकर खड़े हो गए हैं। बज़ाहिर उन्होंने अभी तक इस मामले को नोटिस इस पर नहीं लिया, और अगर लिया भी है तो इसको उन्होंने फैज़ाबाद धरने के पैराए में कहा है कि अगर फैज़ाबाद धरना फ़ैसले पर अमल दरामद हो चुका होता तो फिर शायद 9 मई का वाक़या ना होता। ये बड़ी ख़तरनाक एक स्टेटमेंट है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इससे काफ़ी मायूसी हुई है। अब उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। इस बेंच पर बहुत से लोगों को एतराज़ हो सकता है, मगर मेरी दानिश में बेंच बहुत एक आप कह सकते हैं कि बैलेंस्ड बेंच है और कोई भी फ़ैसला इससे तवक्को की जा सकती है। आप ये नहीं समझ सकते, ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बेंच जो है इमरान खान साहब को रिलीफ़ देगा
या नहीं देगा। मुझे ये लगता है, हो सकता है ये मेरी एक ख्वाहिश हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो बेंच होगा जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, ये मेरिट पर जो असूल पर फैसला बनता है वही फैसला करेगा। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हवाले से बेशक बहुत से लोगों की राय होगी कि उनका जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स PMLN है, मगर ये चीज़ साबित करना होगी। दूसरी जानिब जस्टिस याह्या अफरीदी एक बड़े अपराइट जज हैं, बैलेंस्ड जज हैं। जस्टिस आयशा मलिक को हमने सुना अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के अंदर, बड़ी दबंग जज हैं, खुलकर बात करती हैं। तो ये बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बेंच होगा और इंटरेस्टिंग इस केस की समाअत होगी और रिज़ल्ट्स भी इसमें काफ़ी दिलचस्प होने जा रहे हैं। और अगर इमरान खान साहब को यहाँ से रिलीफ मिलता है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर एक रिलीफ आप कह सकते हैं, एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी 9 मई के बाद। इसके अलावा आपको याद होगा एक और फैसला जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने किया था, जिसमें उन्होंने जो फ़ौजी अदालतों में 103 सिविलियंस का ट्रायल है उसको गैर कानूनी करार दिया था, उसको कलअदम करार दिया था। उन्होंने जो फ़ौजी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुख्तलिफ जो दफ़ात हैं उनको भी गैर आइनी करार देते हुए उन्होंने कलअदम करार दे दिया था। और उस फैसले को अब अपीलों की सूरत में चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर खुलकर सामने आ चुकी है और अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा और देखते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाते हैं या फिर अपने उन साथी 5 जजेस के साथ जिन्होंने इनको कलअदम करार दिया है। 2 मुख्तलिफ अपीलें दायर की गई हैं। एक गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत ने, सिंध की जो निगरान हुकूमत है उसकी जानिब से दायर की गई अपील, और दूसरी आज वज़ारत दिफा ने ख़ुद दायर की है। और जो सिंध वाली है दरख्वास्त, उसमें ऑलमोस्ट प्रेयर तो सेम ही है। यही कहा जा रहा है कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और अपील पर हतमी फ़ैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला मुअत्तल किया जाए। फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में ही होना चाहिए, ये हमारी सिंध की निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ है। वज़ारत दिफा ने ये कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो कलअदम करार दी गई दफ़ात हैं उनको बहाल किया जाए और आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई जो सेक्शंस हैं, दफ़ात हैं, उनको भी बहाल किया जाए। और जब तक इस अपील पर हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता, सुप्रीम कोर्ट इस पर फ़ैसला नहीं कर लेती, जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहता है, तब तक जो फ़ौजी अदालतों को आप कह सकते हैं गैर कानूनी करार देने का जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला है, उस पर हुक्म इम्तना, उस पर स्टे की इस्तदा की गई है। और ये कहा गया है कि जो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फ़ैसला दिया है वो दरख्वास्तें काबिल समाअत ही नहीं, वो नाकाबिल समाअत थीं। और जो ये दफ़ात पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात जिनको कलअदम करार दिया गया है, इनके कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, ये कहा जा रहा है वज़ारत दिफा की जानिब से। और अब इस मामले के ऊपर जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उनका इम्तिहान है, उनका नहीं बल्कि उस 3 रुकनी कमेटी का, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन भी शामिल है, जिनका फ़ैसला है, जिसके ख़िलाफ़ ये अपीलें आई हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी उस कमेटी का हिस्सा हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उसको हेड कर रहे हैं, जो ये तय करेगी कि इसके लिए बेंच कौन सा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ऑब्वियसली जो अपील होती है उसमें बेंच एक तो मेन केस सुनने वाले बेंच से बड़ा होता है, और यानी अगर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ैसला दिया था तो उसके ख़िलाफ़ अब कम से कम 7 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा। 7 से बड़ा भी हो सकता है, 9 रुकनी भी हो सकता है, 11 रुकनी भी हो सकता है वो, मगर जो जजेस की आप कह सकते हैं अवेलेबिलिटी है उसको देखते हुए 7 रुकनी लार्जर बेंच ही बन सकता है। और इसमें जो लार्जर बेंच है उसमें जो जजेस होंगे वो फिर आपको अंदाज़ा लगाना होगा और आपको समझ आ जाएगी कि इससे फ़ैसला क्या आ सकता है। जहाँ तक बात है उन 5 जजेस की, तो वो तो अब उस नए बेंच में शामिल नहीं होंगे जो अपील सुनेगा। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद इस अपील वाले बेंच में बैठ जाएं, इसको हेड करें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस दीगर भी कई जजेस साहिबान हैं, वो इसमें बैठ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं और भी कई जजेस हैं जो इसमें बैठ सकते हैं और इस के ऊपर फ़ैसला, बहुत से लोग ये कह रहे हैं
कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने माजी में 2015 में एक फ़ैसला दिया था जिसमें उन्होंने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ अपनी राय दी थी, गो कि उनका वो इख्तिलाफ़ी नोट था। और अब भी उनकी राय शायद वही है, मगर हो सकता है अब की बार वो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को तो उसकी इजाज़त तो ना दें, मगर हो सकता है जो दफ़ात सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कलअदम करार दी थी, पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उन दफ़ात की बहाली का हुक्म दे सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, मगर इस पर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। जब केस ज़ेर समात आएगा, दलाइल होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जजेस की जानिब से सवालात रखे जाएंगे, तो ही हम किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि जज किस तरफ जा रहे हैं, उनका जहन किस तरफ है। और पहले हमें ये देखना होगा कि बेंच कौन सा इस पर तश्कील पाता है। इसके अलावा साइफ़र केस में इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और अब की बार उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब की खिदमात हासिल की हैं। आपको मालूम ही है 3 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब अब तक साइफ़र केस के अंदर दायर कर चुके हैं, और गुज़िश्ता 2 हफ़्तों के दौरान पहली दरख्वास्त उन्होंने वकील सलमान सफदर के ज़रिए दायर की, जो ज़मानत की दरख्वास्त थी, जिसको अब 22 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। दूसरी जो वो फ़र्द जुर्म आयद करने से मुताल्लिक जो कार्रवाई है उसको ख़त्म कराने के लिए उन्होंने दायर की, वो हामिद खान साहब के ज़रिए की। और अब तीसरी इसी केस में लतीफ़ खोसा साहब आए हैं और उन्होंने इमरान खान साहब का जो साइफ़र केस है इसको खारिज करने की इस्तदा की है। और 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त को खारिज किया था। अब लतीफ़ खोसा साहब ने इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। देखना ये होगा कि जिस बेंच ने दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करनी है, क्या वही बेंच इन दरख्वास्तों को भी अपने साथ क्लब करेगा उस केस में और इन पर भी फ़ैसला करेगा। मगर सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इमरान खान साहब बाहर आएँ। इमरान खान अगर उनको ज़मानत मिलती है, बज़ाहिर तो अभी उनका बाहर आना नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि नैब वाले केस के अंदर, और हो सकता है इसी वजह से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस ऑलरेडी दायर हो चुका था, और शायद इस्टेब्लिशमेंट को या हमारे मुक़्तदर हलकों को या हमारी हुकूमत को, जो भी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ज़िम्मेदार हैं, उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है। उन्होंने जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जेल के अंदर ही डाल दी, यानी नैब हुकाम ने एक कार्रवाई करते हुए जेल के अंदर अडयाला जेल में ही उनको गिरफ़्तार किया, और अब वो केस उनका चल रहा है। तो मुमकिन यह है कि अगर साइफ़र केस से इमरान खान की जान बख्शी होगी तो दूसरे केस में इमरान खान साहब अंदर रहेंगे, और बज़ाहिर इरादे तो यही नज़र आ रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देना। मगर हो सकता है इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से ही ये सब मुमकिन हो। ये सब तवक्कुआत मुझे तो कल तक थी, मगर कल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का वो जो फ़ैसला है उससे कुछ एक आप कह सकते हैं कि कुछ शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि किस तरफ जा रही है सुप्रीम कोर्ट और क्या होने जा रहा है। बहरहाल अभी हमारे लिए भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, इंतज़ार करते हैं, कुछ दिनों में मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। और अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।